हंगामा। नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सितंबर माह को पोषण माह माना जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। और इस उपलक्ष्य में पिछले सप्ताह से हम एक कड़ी सुन रहे हैं, न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत। और इस बातचीत की दूसरी कड़ी लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए सुनते हैं। अदिति जी, ये जो कार्यक्रम है हमारे बहुत सारे श्रोता सुनते हैं, ग्रामीण श्रोता भी सुनते हैं और शहरी श्रोता भी सुनते हैं। पोषण सप्ताह मनाया जाता है, तो पोषण सप्ताह आप अपने पैमाने पर भी मनाती होंगी। क्या कुछ शामिल करती हैं इसमें? किस तरह से लोगों को जोड़ पाती हैं? पोषण सप्ताह सितंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है, 1 से 7 तारीख के बीच में, और ये कई सालों से चल रहा है जी। और इस सप्ताह में हम बहुत जनहित के लिए प्रचार करते हैं। बहुत ज़्यादा रोड स्किट्स होते हैं, ग्रामीण लेवल पे या आदिवासियों के लेवल पे हम जाके वहाँ पे कैंप्स करते हैं या हेल्थ कैंप्स होते हैं सोसाइटीज़ में। ऐसे बहुत सारी चीज़ें चलती है। हर डाइटिशियन अपने तरीके से कुछ ना कुछ करती रहती है। वो चाहे अपने क्लिनिक में थोड़े से छोटे मोटे कैंप हो या कॉलेज में जाके सिखाना हो या कॉर्पोरेट जॉब्स हैं जहाँ पे वहाँ पे जाके आहार के ऊपर बातें करनी हो, ताकि लोगों को आहार के बारे में और आहार के महत्व के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले और उनको ये पता चले कि कहाँ और किसके पास जाना है सही जानकारी मिलने के लिए। ये इस चीज़ के लिए हम ये पूरा सप्ताह इस्तेमाल करते हैं। ये हम कई सालों से कर रहे हैं, मगर पिछले कई सालों से पोषण माह ज़्यादा करके मनाया जाता है, जो कि सितंबर का पूरा महीना होता है। इसका मतलब अब हम एक हफ्ता नहीं, पूरा महीने भर हम कुछ करते रहते हैं। जैसे कुछ छोटा मोटा कुछ भी हो जो जनरल पॉपुलेशन या लोगों के लिए फायदेमंद हो, ये हम ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान देते हैं। जी बिल्कुल। भारत सरकार की ओर से एक मुहिम चलाई जाती है, बहुत सारी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, क्योंकि बहुत सारा वर्ग कुपोषण का शिकार है आज भी। तो उन्हें पोषक तत्व मिले और कुपोषण से रहित अपना देश हो जाए, ये एक मुहिम है। और अब हमें बताइए कि ये जो वर्किंग वुमेन होती हैं और जो हाउसवाइफ होती हैं, तो उनके लिए किस तरह के पोषक तत्व जरूरी हैं, किस तरह के न्यूट्रिशन उन्हें लेने चाहिए? अगर हम पोषण के बारे में बात करें और औरतों के बारे में बात करें, तो मेरी हमेशा एक बड़ी शिकायत होती है कि औरतें जो होती है वो सब का करने में इतनी मशरूफ हो जाती है, वो हमेशा खुद को भूल जाती है। भले आप हाउसवाइफ हैं या भले आप जॉब करते हैं, दोनों तरीके से आप बहुत ज्यादा काम करते हो। जी जी। कोई भी किसी से कम नहीं होता। बहुत बार हमें लगता है अरे ये कुछ नहीं कर रहे, ये तो हाउसवाइफ है, इनको घर संभालना है। नहीं, अगर आप देखें कई बार हाउसवाइफ जो है पूरे दिन में इतना काम करती है, उनको अलग से वर्कआउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी बिल्कुल। और दोनों के लिए अपना सही वक्त पे खाना, सही मात्रा में खाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी। अगर आप वर्किंग हैं तो अक्सर ये दिक्कत आती है कि सुबह उठे, डब्बा बनाया तो अपना नाश्ता भूल गए। तो अपने नाश्ते का समय निकाल के फुर्सत से बैठ के नाश्ता करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा सही है कि नहीं, ये देखना ज़रूरी है। और पूरे दिन में पानी के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही घर की जो औरतें हैं जो घर संभालती हैं, उनको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो वक्त पे खा रही हैं, या क्योंकि वो किचन में काम करिए, बहुत बार छोटा मोटा खाया जा रहा है और उसके वजह से भी तबीयत खराब हो रही है। क्योंकि हमें चखने की तो बहुत आदत होती है। चलो ये खा लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, इसमें दिक्कत हो जाती है। जी बिल्कुल। तो औरतों को
अपनी सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी है। उनको ये देखना ज़रूरी है कि क्या उनको 7 से 8 घंटे नींद मिल रही है, 2 से 3 लीटर उनका पानी दिन का जा रहा है, क्या उनका शारीरिक काम हो रहा है, जैसे चलना हो गया। जिम जाना ज़रूरी नहीं है, बट कोई तो एक्सरसाइज होनी चाहिए, वो भले 10-15 मिनट हो, मगर खुद के लिए वक्त निकालना उतना ज़रूरी है। और उसके अलावा सही वक्त पे खाना और संतुलित खाना, जहाँ पे वो ध्यान दे कि उनके खाने में प्रोटीन हो, फाइबर हो, आयरन युक्त, जैसे मोरिंगा हो गया या फिर हलीम या अलीव के बीज हो गए या फिर अनार हो गए। ये थोड़ी सी चीज़ें आपको खाने में होनी चाहिए। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद ठहरता है। जी, आपने कहा पानी पीना चाहिए प्रचुर मात्रा में। कुछ लोगों को देखा पानी एक साथ गट पी लेते हैं, 1 बॉटल या 2-3 गिलास पानी। तो ये तरीका सही है? थोड़ा तरीका भी बताइए किस तरह से पीना चाहिए पानी। कुछ लोग बहुत जल्दी में पानी पी लेते हैं, कुछ लोग सुबह उठ के पानी पी लेते हैं और पूरा दिन पानी नहीं पीते। हमारा शरीर इस तरीके से काम नहीं करता। जी, सही उसको सही वक्त पे पानी की जरूरत होती है। आपको प्यास लग रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, मतलब पानी की मात्रा आपके शरीर में कम हो गई है। प्यास लगने तक राह ना देखिए, बिल्कुल धीरे धीरे थोड़े वक्त पे थोड़ी घूंटों में पानी पीजिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ पानी हमेशा ग्लास में लेकर पीजिएगा। जी ना बॉटल से। आप बैठकर पियो, खड़े रहकर पियो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ग्लास में इसलिए ताकि आपको एक क्षण की क्यों ना हो, थोड़ी सी एक पॉज मिल जाए, एक ठहराव मिल जाए, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है भागदौड़ की ज़िंदगी में। कि आप वो 1-2 सेकंड का काम है कि थोड़ा सा रुक लो, थोड़ा ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दो, आप किस तरीके से पूरे दिन में सांसें अंदर बाहर कर रहे हैं, थोड़ा सा ठहराव आने दो, पानी पी लीजिए और फिर अपने काम पे आगे बढ़ जाइए। कहीं अगर हम देखें तो अगर हम 2-3 लीटर की बात करें पूरे दिन में, तो आपको 1 गिलास 1 घंटे में धीरे धीरे करके पी लेना चाहिए, धीरे धीरे। ये जरूरी है। गर्म पानी पिए, ठंडा पानी पिए, वो आपके ऊपर है। आप बैठकर पियो, खड़े रह के पियो, वो आपके ऊपर है, मगर धीरे धीरे पीना बहुत जरूरी है। जी, बहुत भ्रांति थी, बहुत बड़ी आपने दूर की। एक गाना सुनते हैं यहाँ पर। जी। ओ हंसिनी, मेरी हंसिनी, कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। ओ हंसिनी, मेरी हंसिनी, कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा। ओ आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा। ओ आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा। ओ हंसिनी, मेरी हंसिनी,
मन का। जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा, ओ देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का। ओ जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी, कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहाँ उड़ चली। कहाँ उड़ चली। और अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि आज एक बहुत बड़ी समस्या और है, डायबिटीज के मरीज बढ़ रहे हैं और थायराइड की समस्या ज्यादातर हो रही है। तो क्या आहार के जरिए, सही न्यूट्रिशन के जरिए, क्या इस पर नियंत्रण किया जा सकता है? अगर हम डायबिटीज की बात करें तो अगर आपके फैमिली में या आपके परिवार में माता पिता को, चाचा चाची को, जो इमीडिएट फैमिली होती है, तुरंत आपके माता पिता भाई बहन किसी को भी डायबिटीज है, आपको डायबिटीज होने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको ये जानकारी है तो आपको आपके आहार या पोषण का ध्यान पहले से रखना शुरू कर देना चाहिए। आपके खाने में क्या होना चाहिए ये आप समझ गए तो आप अपने ब्लड शुगर को आराम से मैनेज कर पाओगे। आपको डायबिटीज के लेवल पे आप पहुंचोगे नहीं। अगर आप प्री डायबिटीज के लेवल पे किसी वजह से पहुंच गए, सही आहार से आप उसको रिवर्स कर सकते हो। अगर आपका लेवल डायबिटीज में चला गया और आपको डॉक्टर ने डायग्नोज कर लिया कि आपको डायबिटीज है या आपको शक्कर की बीमारी लग गई है, तो उस वक्त के बाद से आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब वो चला जाएगा ऐसा हो नहीं सकता। उस लेवल के बाद से आप बस वो शक्कर की मात्रा को कंट्रोल में रख सकते हैं। तब भी आपको आहार की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो टाइप का आपको डायबिटीज है, भले वो जेस्टेशनल डायबिटीज जो कि प्रेगनेंसी में होता है, टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, उसके हिसाब से और आपको कौन सी दवाई दी जा रही है और आपका करंट ब्लड शुगर कितना है, उस हिसाब से आहार को डिजाइन किया जाता है ताकि आपका जल्द से जल्द शुगर कंट्रोल में आए, आपको दवाइयाँ कम लेनी पड़े, या अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो वो अच्छे से आपके ऊपर काम करे कम से कम डोज में। तो आहार इतनी आपकी हेल्प कर सकता है कि आपका 16-15 ऐसा HbA1c है तो वो 7-6 पे भी लेकर आ सकते हैं 3 से 4 महीने में। जी बिल्कुल। बट लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट, दवाई ले लेंगे मगर खाना नहीं छोड़ेंगे और यहाँ पे दिक्कत आती है। बिना खाने को ठीक किए आपकी दवाई काम नहीं करने वाली है या कम काम करेगी। बिल्कुल सही बात है, मतलब कि हमारे जीवन में सही और संतुलित आहार का बहुत महत्व है। बहुत महत्व है। अदिति जी, हमें बताइए कि सप्लीमेंट की कितनी जरूरत होती है पोषक तत्वों के साथ साथ? कई बार लोग खाना पीना तो ठीक ठाक रखते हैं, उसके बावजूद उन्हें विटामिन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो सप्लीमेंट किस तरह से लेना चाहिए और कितना इसका महत्व है और कितनी हानि है? सप्लीमेंट कुछ लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, कुछ लोगों के लिए वो जरूरी नहीं है। अगर आप संतुलित आहार ले रहे हैं, आपका रहन सहन सही है, नींद ठीक है, पानी ठीक है, आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तो अक्सर आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। मगर अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं या आपके रिपोर्ट्स में आ गया कि आपको कोई विटामिन या मिनरल की कमी है, तो कभी कभार आपको वो लेने पड़ते हैं। जी। जो भी आप सप्लीमेंट ले वो हमेशा डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह से ले, और डाइटिशियन आपको दवाई नहीं दे सकते हैं। डाइटिशियन आपको विटामिन मिनरल के बारे में जरूर बता सकते हैं, मगर ये विटामिन और मिनरल भी एक समय के लिए लेना चाहिए। एक उसका विशिष्ट रूप होता है जिस तरीके से लेना चाहिए, और विटामिन मिनरल्स ऐसी चीज है जिसका कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है सप्लीमेंट में, तो वो पेशेंट की जरूरत के हिसाब से हम देते हैं। बिना किसी की सलाह के
बस इसलिए क्योंकि विटामिन मिनरल मिल रहा है और किसी दोस्त ने या रिश्तेदार ने बता दिया आपको विटामिन ये लेना है, कैल्शियम ये लेना है, आपको वो अवॉइड करना चाहिए। अगर सलाह दी है तब भी ले लीजिए और उतने वक्त के लिए ही लेना जितना बताया गया है। बिल्कुल, वो सही वक्त पे लेना, सही तरीके से लेना जरूरी है। अभी कौन से विटामिन मिनरल ज्यादातर लगते हैं? अगर आपकी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, मतलब आपके शरीर में कोई भी विटामिन या मिनरल की कमी बहुत ज्यादा है, तब आपको सप्लीमेंट की जरूरत लगती है। उसके साथ साथ आपको आहार को भी आपके ठीक करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो रोज का आहार है वो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आपकी जरूरतें पूरा करेगा। सप्लीमेंट जो कि आपका बैकलॉग है, जो कि आपके शरीर में ऑलरेडी कम है, वो चीजें को भरेगा। तो वो सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। वैसे ही जैसे विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का मेन तो धूप से मिलता है, मगर हम आजकल धूप में ज्यादातर जाते नहीं हैं, या फिर हम पूरे कपड़े पहनते हैं या ऐसे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्रीम्स या कुछ भी शरीर पे, जिससे विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होता। अच्छा। और खाने में विटामिन डी की मात्रा कम है तो आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप विटामिन डी बहुत क्योंकि कम है, सबको कम होता है, हम हर रोज लेंगे या हर हफ्ते लेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि विटामिन डी फैट सॉल्युबल है, उससे आपकी बॉडी में विटामिन डी स्टोर हो सकता है और आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है। सो बिना सलाह के कभी भी उनको नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज, आप कोई भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं या कोई डाइटिशियन के पास जा रहे हैं, आप जो भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, एक चिट्ठी पे लिख के उन डॉक्टर को थमा दीजिए कि मैं ये ऑलरेडी ले रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि दिक्कत ये हो जाती है, आप एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने भी कैल्शियम दिया, किसी और ने भी कैल्शियम दिया और आपने उनको बताया नहीं, तब भी ज्यादा हो सकता है आपके लिए। तो सप्लीमेंट कभी भी कितने भी आसानी से मिले, कितने भी करीबी रिश्तेदार ने आपको बताए हो, बिना जांच पड़ताल या बिना कोई प्रोफेशनल सलाह के नहीं लेने चाहिए। जी बिल्कुल। एक गाना सुनते हैं यहाँ पर। जी, कौन सा गाना आपकी पसंद का? आजकल तेरे मेरे प्यार। जब सेहत सही रहती है तो वही जाहिर सी बात है, मन ठीक रहता है। मन में अच्छे विचार आएंगे तो प्यार की भावना भी उपजती है। सुनते हैं ये गाना। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। दो बदन एक दिल
तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। अदिति जी, हमें बताइए कि कुछ लोगों का ये मानना होता है कि खाने से पहले एक गिलास पानी पी लो, खास तौर से वो लोग जो वजन घटाने की मुहिम चला रहे होते हैं। और कुछ लोगों का ये मानना होता है कि खाने के बीच बीच में पानी पीते जाओ थोड़ा थोड़ा। और कुछ लोग ये मानते हैं कि खाना खाने से पहले ना तो पानी पीना है, ना खाने के दौरान, ना खाने के बाद। ये जरा स्पष्ट कीजिए, क्या करना चाहिए? इस सवाल का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है और मैं वही सोच रही हूँ कि सही अल्फाज क्या है इसके लिए थोड़ा स्पष्टीकरण देने के लिए, क्योंकि ये सब विचार धारणा है। ये किसी किसी को आप अप्लाई कर सकते हो, हर किसी के लिए नहीं है। सीधी बात है, आपको पानी लगता है, आप पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप खाने के पहले एक गिलास पानी पियोगे, क्या हो जाएगा? आपके खाने पे असर पड़ेगा, भूख कम हो जाएगी। आपकी भूख कम तो हो जाएगी, मगर ऐसा भी हो सकता है आप कम भूख के कारण खाने की कोई विशिष्ट चीज जो आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है, आप उसी को निकाल दो। जी जी। जैसे भूख कम हो गई तो आपने रोटी सब्जी कर ली, दाल छोड़ दी, तो आपको दिक्कत देगा। अगर आप कर रहे हो तो उसके पीछे का शास्त्र समझ लो कि आप पानी पी रहे हो ताकि आपकी थोड़ी भूख कम हो जाए। मगर ऐसा करने के बाद अगर आपको 4 बजे बड़ी जोर की भूख लग रही है तो फिर क्या ही फायदा उस चीज करने का। बिल्कुल। वैसे ही आप पानी आधा घंटे पहले मत पियो, आधा घंटे बाद मत पियो, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। पानी किसको संभाल के पीना चाहिए। कुछ लोग जो होते हैं ना, जो खाना खाने के वक्त पे कम चबाते हैं या उनको चबाना पसंद नहीं आता, तो ऐसे लोग जो है थोड़ा चबा लेते हैं खाना, बाकी पानी पी के उसको थोड़ा सा गट्टक लेते हैं। मुझे उसका सही अल्फाज नहीं पता, बट उसको पूरा स्वॉलो कर लेते हैं। जी जी जी। तब आपके खाने की मात्रा बहुत कम हो जाती है और आप पानी से ही आपके खाने को अंदर ढकेल रहे हो। ये आपको तकलीफ देगा और बहुत ज्यादा तकलीफ देगा। आपके डाइजेशन के हिसाब से भी तकलीफ देगा और आपको भूख के हिसाब से भी तकलीफ देगा। ऐसे वक्त पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सिप सिप करके पानी पी रहे, घूट घूट लेके पानी पी रहे खाने के दौर में, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी बिल्कुल। और एक सवाल और है, वो ये कि एक वक्त में 2 अनाज खाएं, एक अनाज, जैसे कि या तो दाल चावल खाएं या फिर रोटी सब्जी खाएं। रोटी सब्जी शाम को खा लें, दिन में दाल चावल खा लें, ऐसा लोग बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पूरी थाली, जैसे पुराने जमाने में पूरी थाली सजा के खाई जाती थी। तो आपका क्या कहना है? इसमें सीधी सी बात है, धान धान होता है। आपको आखिर में देखना है धान की मात्रा आपकी थाली में कितनी है। आप अगर रोटी भी कर रहे हो और चावल भी कर रहे हैं और आपकी आधी थाली उसी से भर रही है तो उसमें दिक्कत है। हमने क्या बात की थी कि थाली में 1/4 धान होना चाहिए। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आप रोटी सब्जी अलग करें, दाल चावल अलग करें या साथ में करें। प्रॉब्लम ये आती है या दिक्कत ये आती है जब आप उसका प्रमाण बदल देते हो। अगर आपकी थाली में रोटी सब्जी है मगर आप सब्जी को अचार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, और दाल चावल है मगर आप दाल को अचार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो कम मात्रा में, जी जी, तब आपकी थाली का संतुलन बदल जाता है। और 90% लोगों का यही इशू होता है कि उनकी थाली में आधे से ज्यादा धान होता है, एक छोटी मात्रा में सब्जी होती है और बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होता है। जी, खाने का सही तरीका बहुत जरूरी है। और जिसको पित्त की समस्या, एसिडिटी की समस्या हो, तो उसे तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत गलतफहमी है लोगों में कि कब क्या खाएं, 2 भोजन के बीच में कितना गैप होना चाहिए। इसका कोई एक सरल फॉर्मूला तो है नहीं, क्योंकि हर इंसान अलग होता है। किसी किसी को दिन में 3 बार खाने की आदत होती है, किसी को 5 बार खाने की आदत होती है। मुझे ऐसे लगता है, और मैं हमेशा पेशेंट्स को भी यही बताती हूँ कि आपकी जो जिंदगी है, आपका जो रूटीन सेट है, आप उस तरीके से काम करो। अगर आप 3 बार खाते हो, 3 बार खा लीजिए, मगर ये देखिए कि वो आहार संतुलित हो। अगर हम बात करें भूख की, दिक्कत ये है शहर में आजकल लोगों को यही समझ नहीं आता भूख कब लग रही है और प्यास कब लग रही है। बस 1 बज गया है तो अभी लंच करने जाना है, ये समझ में आता है। तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को समझना जरूरी है कि मुझे भूख कब लग रही है, मुझे प्यास कब लग रही है। तो क्या जब भूख लगे तभी खाना चाहिए? ऐसा जरूरी नहीं है।
शरीर को जरूरत है उसकी समझे और आप अपना रूटीन सेट करें उस हिसाब से। मैं ये कहूँगी पहले तो रूटीन सेट करिए और उस वक्त पे आपके बॉडी को ट्रेन करिए कि आपको उस वक्त पे भूख लगे, मगर भूख लगना उस वक्त पे जरूरी है। बस 1 बजा है इसके लिए मुझे खाना है ये नहीं होना चाहिए। मुझे 1 बजे भूख लगनी चाहिए क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ये होना चाहिए। जब आपको भूख लगेगी वही अनाज वही थाली आपको अच्छे से शरीर आपका उसको एब्जॉर्ब करेगा। आपके 2 खाने के बीच में कितना गैप होना चाहिए ये निर्भर करता है आप कितनी मात्रा में खाते हो। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग क्वांटिटी में ज्यादा खाते हैं, खाने की मात्रा उनकी ज्यादा होती है, और कुछ लोग होते हैं जो एक वक्त पे 1 रोटी या 2 रोटी के ऊपर नहीं खा सकते। जो कम खाते हैं उनको कई बार थोड़े थोड़े अंतर पे खाना जरूरी है। तो 2-3 घंटे के अंतर पे आप थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, अच्छा रहता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी खाने की मात्रा ज्यादा है तो आप दिन में 3 बार खा लोगे, आप ठीक रहोगे। अगर आपको जैसे एसिडिटी या गैस की दिक्कत है तो आपको थोड़ा खाना चाहिए। आपको ब्लड शुगर की इश्यू है तब भी आपको थोड़ा करके खाना चाहिए ताकि आपका शुगर स्टेबल रहे। अगर आप दिन में 3 बार खा रहे हो जस्ट इसलिए कि अभी ट्रेंड चल रहा है दिन में 1 बार खाने का, आप डायरेक्टली 3 से 1 पर आ गए, वो दिक्कत करेगा। जी जी, अभी 2 टाइम का भी बहुत ज्यादा कि सिर्फ 2 टाइम खाना खाना है। यहाँ पर एक जरूरी बात जहन में आई है, वो ये कि कई बार लोग एक साथ खाना खाने बैठते हैं तो सलाद भी रख लिया, दही भी रख लिया, फल भी रख लिया काट के और पूरी थाली भी। तो क्या फल और खाना एक साथ खाना चाहिए या उसे बीच में गैप देना चाहिए? हमेशा मुझे ऐसे लगता है कि फल ऐसी चीज है जो हमारे पूरे खाने में हम उसे बिना पकाए खाते हैं। जी जी, तो उसे ऐसे वक्त पे खाएं जहां आप उसका मजा अलग से ले पाए। जी, जहां पका हुआ खाना जा रहा है वहां पे वो होना चाहिए। सलाद आपके खाने में जा सकता है, वो कच्चा होता है, मगर सलाद हर किसी को सूट करता है ऐसा नहीं है। इसका मतलब कच्चा खाना सबके लिए है नहीं। जी जी, बिल्कुल। आपकी सेहत के हिसाब से आपके पेट कैसा काम कर रहा है उस हिसाब से आपका सलाद पका हुआ हो या कच्चा होना चाहिए ये देखना आपको जरूरी होता है। फल आपको हमेशा अलग से ही खाने होते हैं और कभी भी फल के साथ आपके नट्स जाने चाहिए। अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लें कि नॉर्मली लोग 8-9 बजे नाश्ता कर लेते हैं, 1 बजे खाना खाते हैं और जो रात का खाना होता है वो अक्सर 8-9-10 बजे चला जाता है। तो आपके दोपहर के खाने और रात के खाने में बहुत बड़ी गैप हो जाती है। तो ऐसे वक्त पे इसके बीच में वहां पे फल और आपका जो नट्स है वो बहुत आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। अभी आपको ये भी देखना है कि 5 से 7 के बीच में ही आपको समोसे चाट की जरूरत पड़ती है। तो वो भूख लगने के पहले और आपके दोस्त आपको बताने के पहले कि चलो हम जाके समोसा खाते, उस वक्त पे आपका फल और नट्स खा लीजिए और आपकी सेहत बढ़िया रहेगी। जी जी, एक गाना सुने जी। कौन सा? क्यों ना ये जीवन है पिया का घर। जी, इस जीवन का यही है रंग रूप। ये जीवन है इस जीवन का यही है रंग रूप। ये जीवन है इस जीवन का यही है
दर्पण है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये ऐसा बंधन है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। और कुछ लोगों का ये भी मानना है रोटी के मामले में कि गेहूं की रोटी नहीं पचती है, देर से पचती है, और मोटा अनाज ज्वार, बाजरा और नाचनी, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। अगर हम गेहूं की बात करें, एक ट्रेंड चल रहा है जहाँ पे लोग बोलते हैं कि गेहूं बहुत बुरा है। गेहूं हर किसी के लिए बुरा नहीं है। अगर आपको एलर्जीज हैं या IBS, IBD जैसे कोई मेडिकल कंडीशन है, तब आपको, या आप गेहूं जब भी खाते हो आपको थोड़ी बहुत डाइजेशन की इशू होती है, गैस की इशू होती है, तब गेहूं दिक्कत दे रहा है आपको, और तब आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। तो मतलब आपकी थाली में गेहूं नहीं होना चाहिए या कम मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि वो आपको तकलीफ दे रहा है। बाकियों को गेहूं से दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है। कि आप गेहूं कौन से तरीके का यूज कर रहे हो ये देखिए। जी। जिसमें आपके पास खपली गेहूं है जो सबसे बेहतर है, उसके बाद आपके पास अलग अलग तरीके के गेहूं हैं, आप कौन सी वैरायटी यूज कर रहे हो ये भी देखिए, और उसमें आप जो गेहूं के ऊपर का छिलका होता है, ब्रान होता है, वो इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं खाने में, रोटी में, ये देखिए, आप सही रहोगे। रोटी गलत नहीं है, रोटी हर किसी को तकलीफ देती है ऐसा भी नहीं है। अगर हम ज्वार बाजरा की बात करें, मिलेट्स बहुत ज्यादा चर्चा में है 1-2 सालों से, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मिलेट्स हम पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं अपने देश में, आज उसकी मात्रा बहुत बढ़ गई है, मगर लोगों को उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आज भी नहीं आता। ये जो मिलेट है या मोटे अनाज है, ये बहुत बार आप देखोगे थोड़े सूखे या ड्राई टेंडेंसी के होते हैं। ये कम खाएंगे तब भी आपको एकदम ऐसे लगेगा कि भरा भरा पेट लग रहा है, या पेट बहुत टाइट हो रहा है, या आप और एक ज्वार की रोटी के ऊपर नहीं खा सकते। अच्छे हैं, मगर वो भी सही मात्रा में आपके दिन में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको थायराइड जैसा इशू और आप पूरी तरीके से मिलेट्स पे रह जाए, आपको दिक्कत होगी। तो एक संतुलन गेहूं और मिलेट्स के बीच में रखना, चावल के बीच में रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो संतुलन जमा लिया तो आपका पेट सही रहेगा। दूसरी चीज मुझे ये हमेशा दिखती है कि कुछ लोग जो होते हैं ना, आंकड़ों के पीछे पड़े रहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि उनकी प्लेट में उनको या थाली में उनको 2 रोटी चाहिए होती है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो गेहूं की है, ज्वार की है, बाजरा की है। अभी ये दिक्कत है कि एक फुल्का या एक रोटी जो है 20 से 30 ग्राम आटे की बनती है, और एक ज्वार की रोटी जो है 50 से 60 ग्राम आटे की बनती है। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपने ज्वार बाजरा जो भी है वो बहुत ज्यादा मात्रा में खा लिया, जहाँ की आप रोटी एकदम हल्के फुल्के में काम चला लेते। तो पाचन पर असर पड़ेगा।
जी, तो ये लोग सोचते ही नहीं है क्योंकि ये उन्होंने कभी उस तरीके से सोचा ही नहीं है। तो ये आपको देखना जरूरी है कि आपकी पाचन क्रिया कैसी है, आपका पेट कैसा है, क्या आप मिलेट्स को डाइजेस्ट कर पा रहे हो, और अगर आप मिलेट्स को आपके खाने में रोजमर्रा की जिंदगी में इंट्रोड्यूस करना चाहते हो या डालना चाहते हो, आप किस तरीके से डाल रहे हो। जी। आप अगर मिलेट्स बिल्कुल भी नहीं खा रहे तो तुरंत से पूरे हफ्ते मिलेट्स ना करें, हफ्ते में 1-2 बार करे, फिर 3-4 बार करे, धीरे धीरे मिलेट्स की आदत लगाए। और ज्वार, बाजरा, नाचनी के आगे भी हमारे पास धान है, उसका भी इस्तेमाल करें। जैसे कोडो हो गया, कांग हो गया, पोरसो हो गया, महाराष्ट्र में वरी हो गया, ये सारे भी तो धान हैं, वो भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। सूडो मिलेट्स हैं जैसे कि किनोआ हो गया, कुट्टू हो गया, बकवीट जिसे बोला जाता है। किनवा को तो हिंदी मराठी नाम है नहीं, किनवा को किनवा ही बोलते हैं। सामा नहीं, सामा है जो कि होता है महाराष्ट्र में वरी, बार्नयार्ड मिलेट। जी जी। तो ये सारी चीजें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। हमें सिर्फ रोटी और उसके आगे ज्वार बाजरा नाचने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है। हमें बस कुछ चीजें पता नहीं है और कुछ चीजें हमें इस्तेमाल करनी नहीं आती। तो आप सही तरीका सीख लो तो हो जाएगा। जब भी आप मोटे धान की बात करें और आप अगर अक्खा धान यूज कर रहे हैं तो उसको अच्छे से 4 से 6 घंटे भिगो के रखना बहुत जरूरी है और सही मात्रा में पानी डाल के उसको पकाना बहुत जरूरी है। उसके साथ आप किस तरीके की सब्जी खा रहे हो, अगर आप मोटा धान इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके साथ जो सब्जियों में पानी का अंश ज्यादा होता है, जैसे दूधी हो गया, कद्दू हो गया, पेठा हो गया, इसका इस्तेमाल ज्यादा करें तो वो आपका सूखी रोटी और उसके साथ गीली सब्जी, ये थोड़ा सा बैलेंस आपके पेट के लिए बहुत अच्छा ठहरता है। अच्छा, क्या बात है। तो ये थोड़ा संतुलन आपको समझना चाहिए और आपको धीरे धीरे अपने खाने को उस तरीके से बदलना जरूरी है। एक गाना सुने? जी। कौन सा? आप भी बता दीजिए कोई गाना। सुनते हैं ये गाना। एक बात कहूं अगर मानो तुम, सपनों में ना आना जानो तुम, मैं नींद में उठ कर चलती हूँ, जब देखती हूँ सच मानो तुम। एक बात कहूं अगर मानो तुम, सपनों में ना आना जानो तुम, मैं नींद में उठ कर चलती हूँ, जब देखती हूँ
आप धान की बात कर रही थी, धान में ये सारी चीजें आती हैं। धान में सिर्फ वो चावल जो हम रोज खाते हैं वो नहीं, बल्कि ये कोदो और जो नाम बहुत ज्यादा है। और आप अगर चावल की ही बात करें तो भारत ऐसा देश है जहाँ हमारे पास 150-200 तरीके के चावल है। बिल्कुल। मगर हम एक ही चीज जानते हैं, खुशबूदार सफेद चावल बिल्कुल, और खुशबूदार चावल, बासमती चावल, इतना ही जानते हैं। थोड़ा हमारे जो चावल के अनाज है जो हमारे पास है, जैसे अम्बे मोहर है, मट्टा है केरला का, या असम का ब्लैक राइस है, जो आपके यहाँ है, या कृष्ण कमोद है, आप वो चावल का इस्तेमाल करें। ब्राउन राइस आता है, मगर उससे अच्छा हमारे पास बहुत सारे चावल है। अनपॉलिश्ड वैरायटी का चावल इस्तेमाल करें या सेमी पॉलिश्ड वैरायटी इस्तेमाल करें। बहुत खुशबूदार, बहुत फ्लेवरफुल चावल आते हैं हमारे पास। सफेद चावल में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं रहता है। अच्छा। उसका सब कुछ निकाला हुआ होता है, बस हल्का सा बी विटामिन आपको मिल जाएगा, बाकी सब वो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट है। क्या बात है, बहुत सही जानकारी आपने दी है। पहले ग्रामीण इलाकों में आज भी वही धान को उबाल कर चावल बनाया जाता है, वो उसको उसना चावल कहते हैं। हाँ, हमारे यहाँ उकड़ा तांदुल बोलते हैं। हाँ। महाराष्ट्र में, जहाँ हम वही राइस को यूज करते हैं, जिसमें अच्छा ब्रांड भी होता है, विटामिन भी होते हैं। वो मोटा होता है तो आप कम भी खाते हो। अदिति जी, बहुत जरूरी मुद्दा है आजकल तेल के बारे में, कि पुराने जमाने में तो हम सबको याद है कि सरसों का तेल सब्जियों में इस्तेमाल होता था, और कुछ जगहों पर नारियल का तेल, साउथ में खास तौर से अलग अलग जगहों पर। और आजकल तरह तरह के तेल हैं, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, सनफ्लावर, राइस ब्राउन। तो बताइए कि कौन सा तेल सब्जियों के लिए सही होता है इस्तेमाल करना? आप जिस जगह रहते हो उस जगह आपके आजू बाजू में कौन से पेड़ ज्यादा है, उस हिसाब से उस इलाके में वो तेल ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट की बारे में बात करें तो वहाँ पे आपको सरसों का इस्तेमाल ज्यादा मिलेगा। महाराष्ट्र की बात करें या साउथ की बात करें तो नारियल का तेल ज्यादा मिलेगा। आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, तो ये सारे तेल अभी हम सबको मिल रहे हैं। कोई तेल बुरा हम नहीं बोल सकते, हर तेल अपनी तरीके से सही है। किसी के लिए वो अच्छा हो सकता है, किसी के लिए वो बुरा हो सकता है। मुख्य क्या होता है कि आपके खाने में तेल की मात्रा कितनी है। आप अगर आपके खाने में, जैसे एक इंसान को पूरे दिन में तेल की मात्रा 3 से 4 चम्मच रखनी चाहिए। ओहो। छोटे चम्मच, 5 ml के चम्मच, उसके ऊपर नहीं। मगर हम कभी गिन के थोड़ी ना तेल इस्तेमाल करते, अंदाजे से। भिंडी की सब्जी को थोड़ा ज्यादा तेल डाल दिया, कोई पत्ते की सब्जी है तो उसमें कम तेल डाल दिया। हम स्वाद अनुसार तेल इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। अगर हम तेलों की बात करें कि कौन सा सबसे अच्छा होता है, सबसे पहले आप देखिए कि आपको मेडिकल इश्यूज है या नहीं। कुछ मेडिकल इश्यूज में कुछ तेल हम मना कर देते हैं, बाकी केस में अगर आपको कोई इश्यूज नहीं है, आप सेहतमंद है, आपको बस आपकी तबीयत का ख्याल रखना है, तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आप पारंपरिक तौर से आप जो तेल खा रहे हो उसका इस्तेमाल करें। बाकी तेल भी अपने रूटीन में रखें, उसको थोड़ा सा साइकिल करें। मतलब अगर 1 महीना आप सरसों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा फिर राइस ब्रान को लेकर आए, फिर आप सरसों पे चले जाए, फिर सनफ्लावर का इस्तेमाल करें। ऐसे थोड़े आप बदलाव लेकर आ सकते हैं। आखिर में आपकी तेल की मात्रा कितनी है ये मायने रखता है जी। कुछ तेल होते हैं जिनको बहुत बुरा नाम पड़ा है, जैसे पाम ऑयल है, क्योंकि ये ज्यादा करके पैकेज फूड, बेकरी आइटम्स में इस्तेमाल किया जाता है। जी। तो हाँ, ये बुरा है क्योंकि उसकी जो गुणधर्म है वो आपको तकलीफ दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप पैकेज फूड और प्रोसेस फूड कितना खा रहे हैं। जी बिल्कुल। आखिर में गिन के आप पूरे दिन में तेल कितना खा रहे हो। और तेल भी 2 तरीके से हम देखते हैं। नॉर्मल लोग सिर्फ तेल को गिनते हैं, हम डाइटिशियंस 2 तरीके से देखेंगे। विजिबल सोर्सेस जो कि दिखते हैं, मतलब आपका तेल, घी, बटर, चीज। और दूसरा होता है इनविजिबल सोर्सेस, मतलब दूध में से आने वाला फैट, आपके नट्स में से आने वाला फैट, ये भी तो जरूरी है। जी। तो अगर आप पूरे दिन में 2 मुट्ठी ड्राई फ्रूट ही खा रहे हैं और आपकी सब्जी तेल में तैर रही है, बिल्कुल, तो आप ज्यादा तेल खा रहे हो, आपको तकलीफ होने ही वाली है।
आखिर में तेल की मात्रा कितनी है वो ज्यादा मायने रखती है। और अपने तेल को बदलते रहिए। कौन सा तेल अच्छा है, क्या केमिकली रिफाइंड तेल अच्छा है, फिजिकली रिफाइंड अच्छा है, वुड प्रेस्ड अच्छा है, कोल्ड प्रेस अच्छा है। तो फिजिकली रिफाइंड या घानी, वुड प्रेस, कोल्ड प्रेस ये अच्छे हैं। जितना हो सके केमिकल जो फिल्टर्ड होता है वो थोड़ा सा दूर रखें। अगर शहर में रह रहे हैं या आपको दिक्कत है, आपको एक्सेसिबिलिटी या फाइनेंस का इशू है, तो आप जो भी तेल मिल रहा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियली अफोर्डेबल है तो घानी का तेल, कोल्ड प्रेस ऑयल, वुड प्रेस ऑयल, इसकी तरफ थोड़ा सा मुड़ जाइए। वो तेल थोड़ा सा गाढ़ा भी होता है, तबीयत के लिए भी अच्छा होता है और उसमें गुणधर्म भी अच्छे खासे होते हैं। जी तो वो इस्तेमाल आप कर सकते हो। जी बिल्कुल। घानी का तेल यानी जो कोल्हू के बैल से निकाला जाता है ताजा तेल, सरसों का तेल खास तौर से होता है। एक गाना सुनते हैं यहाँ पर। जी। कहाँ से आए बदरा घुलता जाए कजरा, कहाँ से आए बदरा भूलता जाए कजरा, कहाँ से आए बदरा। पलकों के सत रंगे दीपक, पलकों के सत रंगे दीपक, बन बैठे आंसू की झालर, बन बैठे आंसू की झालर, मुट्ठी काल मोल हीरा मिट्टी में जा फिसला, कहाँ से आए बदरा घुलता जाए कजरा, कहाँ से आए बदरा। नींद पिया के संग सिधारी, रुक क्यों गई, गाओ। नींद पिया के संग सिधारी, सपनों की सूखी फूलवारी, सपनों की सूखी फूलवारी, अमृत होठों तक आते ही कैसे विष में बदला, कहाँ से आए बदरा घुलता जाए कजरा, कहाँ से आए बदरा। और घी के बारे में भी बताइए। घी के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां, लोग चुपड़ के घी खाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अरे इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, घी खाते ही नहीं। तो घी क्या है बताइए। घी भी फैट का एक ही रूप है।
आप तेल खाओ, घी खाओ, बटर खाओ, चीज खाओ, उसके रूप अनेक है। अच्छा। आखिर में मात्रा आपकी मैटर करती है, जो कि मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि दिन में आपकी 3 से 4 चम्मच तेल होना चाहिए, उसमें घी भी आता है। आप 4 चम्मच घी इस्तेमाल करना चाहते हो या उसमें से 1 चम्मच घी इस्तेमाल करना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। क्या घी खाने से फायदा है? हाँ, पेट के लिए अच्छा है, तबीयत के लिए अच्छा है। आप वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हो तब भी आपको फायदेमंद ठहरेगा। अगर आपको ब्लॉकेज इश्यूज है, हार्ट इश्यूज है या आपको कोई मेडिकल बाकी के कंडीशन है तो आपको घी को थोड़ा कंट्रोल में रखना जरूरी है। अगर आप घी नहीं खाते हो, क्या आपको कोई नुकसान है? नहीं। बिना घी खाए भी आप अच्छे खासी जिंदगी निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको घी खाना जरूरी है जिंदगी में। तो आखिर में आप कितनी मात्रा में खा रहे हो ये महत्वपूर्ण है। जला हुआ घी नहीं खाना चाहिए पराठे के रूप में। जी, पूड़ी और पराठे के रूप में बहुत ज्यादा। अदिति जी, घी तेल सब कुछ शामिल हो गया और हर खाने में मिठाई भी शामिल होता है। कुछ लोगों के साथ तो ये दिक्कत है कि हर खाने के बाद उनको मीठा चाहिए, तलब होती है। तो ये मिठाई के खाने के बारे में बताइए कि खाने के बाद, खाने के साथ खाना जरूरी है, खाने से पहले या बाद में, या नहीं खाना चाहिए? अगर आप मिठाई खाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिठाई की जरूरत नहीं है। शक्कर कम खाने से आपकी शक्कर कम नहीं होने वाली। मिठाई भी शक्कर का ही एक अलग रूप है जिसे हम कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं। अगर आपके पूरे दिन में आपके आहार में कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण बहुत ज्यादा है तो मिठाई उसे और बढ़ाएगा। और मिठाई जो है छोटा बम बड़ा धमाका है। छोटे से बाइट में बहुत ज्यादा कैलोरीज होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फैट भी होता है और उतनी ज्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाते हैं। तो क्या मिठाई जरूरी है? नहीं। अगर आप मिठाई हर खाने के बाद खाना चाहते हो तो ये आपको कम करना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, आपकी तबीयत के हिसाब से। तो एकदम से अचानक से अगर आप बंद नहीं करना चाहते, पहले तो दिन में एक ही बार कर लीजिए और फिर उसी मिठाई के थोड़े से हेल्दी रूप थोड़े से देख लीजिए। जैसे आपको खजूर मिल जाएगा या आपने थोड़ा चना और गुड़ ले लिया या आपने छोटा चिक्की का टुकड़ा ले लिया। आप इसका इस्तेमाल करें, ना कि गुलाब जामुन या और कोई तली हुई मिठाई, मावा जलेबी, इसका इस्तेमाल करें। जैसे मैंने कहा, आखिर में पूरे दिन में आपने कार्बोहाइड्रेट कितने खाए हैं वो मायने रखता है। कुछ लोग जो है खाने में भी शक्कर और गुड़ का इस्तेमाल बहुत करते हैं। तो मतलब आप चाय में शक्कर गुड़ खा रहे हैं, आपके खाने में गुड़ और शक्कर जा रहा है और फिर आपकी मिठाई में भी शक्कर है। तो आपने यहाँ फॉर्मूला बना लिया आपका ब्लड शुगर बढ़ाने का। जी। इससे आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा क्योंकि आप हर जगह पे मिठाई खा रहे हो। अभी कुछ लोग बोलेंगे हमें तो ब्लड शुगर नहीं है, हम तो जिंदगी भर खा रहे हैं। अच्छी बात है, हो गए, आपकी तबीयत उतनी अच्छी है, हो गया। मगर क्या ये हर कोई कर सकता है? नहीं, वो हर किसी को तकलीफ दे सकता है। जी। तो मिठाई भी आखिर में आपको ये देखनी है कि क्या ये मेरे को फायदा देने वाली है। आज के टाइम में हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ आ रही है जो कि आपकी तबीयत को भी संभाल सकती है और मीठे की क्रेविंग को भी संभाल सकती है। जैसे डार्क चॉकलेट हो गया, या आप छेना इस्तेमाल करो, रसगुल्ले का छेना वो आप यूज करो। खीर घर में बना के, खीर भी आखिर में दूध और शक्कर ही आई और उसमें अगर आपने साबुदाना डाल दिया तो खत्म। तो आपने एकदम ऐसा फॉर्मूला बना दिया जहाँ पे शुगर बढ़ जाएगा। तो ये कितने मात्रा में खा रहे हैं, पूरे दिन में कितनी शक्कर गुड़ जा रही है और ओवरऑल आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक कितना है, इस पे निर्भर करेगा कि क्या आप मिठाई खा सकते हो या नहीं। दूसरी चीज ये होती है कि बहुत ज्यादा मीठा खाने से ना कुछ लोग कई सालों तक उनको आदत होती है मीठा मीठा खाने की, कार्बोहाइड्रेट खाने की। इसकी वजह से उनकी टेस्ट बड्स जो है ना वो भी थोड़े चेंज हो गए। उनको हर चीज उस तरीके से टेस्ट नहीं आती। तो जब वो मिठाई थोड़े दिन के लिए निकाल लेते हैं तब उनको वही मिठाई कितनी मीठी है वो पता चलेगी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो मिठाई बिल्कुल नहीं खाते हैं, वो फटक से बोलेंगे आपकी 1 चम्मच शक्कर भी बहुत ज्यादा है। वो क्यों बता पा रहे? क्योंकि उनके टेस्ट बड अभी वापस ट्रेन हो गए कि जो निसर्ग में जो चीजें जैसी हैं वो उनके फ्लेवर्स का मजा उस तरीके से ले ले।
तो हमें उस चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। मतलब ये भी है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम खाना कम खा लें, मिठाई ज्यादा खा लें, हाँ। तो वो भी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, क्योंकि मीठा तत्व आपके शरीर में जा रहा है जो कुछ हानिकारक लोग है। ऐसे बोलते हैं कि मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, डाइट भी कर रही हूँ, मगर वेट लॉस नहीं हो रहा है या मेरी शक्कर कम नहीं हो रही है, तभी भी अक्सर गुनहगार वो मिठाई ही होती है। बिल्कुल। तो अब इस मिठाई के साथ ही मीठी मीठी बातों को हम विराम दे रहे हैं। अदिति जी, बड़ी ढेर सारी जानकारी आपने साझा की हमारे श्रोताओं के साथ। एक गाना सुने जी। चीनी कम है थोड़ी थोड़ी तुझ में है कम कम है कम कम। चीनी कम है थोड़ी थोड़ी तुझ में है कम कम है कम कम। धीरे धीरे हौले हौले दूर दूर होगी प्रॉब्लम। हम सुन ले कभी कहती है क्या दिल की सदा भी। चीनी कम है थोड़ी थोड़ी तुझ में है कम कम है कम कम। धीरे धीरे हौले हौले दूर दूर होगी प्रॉब्लम। हम चीनी कम है थोड़ी थोड़ी तुझ में है कम कम है कम कम। धीरे धीरे हौले हौले दूर दूर होगी प्रॉब्लम। हम पोषण माह के उपलक्ष्य में सेहतनामा कार्यक्रम में आज आपने सुना न्यूट्रिशन अर्थात पोषण इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग मिला मंगेश सांगले से। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। सेहतनामा।